नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमारे 13 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 14वां लेसन हम स्टार्ट करेंगे। 14वां लेसन है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसका सामान्य परिचय। जो साथी नए जुड़े हैं वे हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ जी, जैव प्रौद्योगिकी का सामान्य परिचय। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में मानव को प्राचीन काल से ही ज्ञात था। यानी जैव प्रौद्योगिकी के बारे में कोई ये नहीं है, पहले से ही मानव को इसके बारे में प्राचीन काल से ही ज्ञात था। आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले हमारे जो पूर्वज थे वे जैसे शराब बनाना, शराब के निर्माण की क्रिया, बियर निर्माण क्रिया, सिरका निर्माण की क्रिया, ब्रेड, ये आदि बनाने के बारे में जानते थे। अर्थात इनका किण्वन क्रिया के द्वारा निर्माण करते थे, जो वर्तमान में अधिक विकसित हो गई है। आज भी शराब, बियर, सिरका बनाए जाते हैं, लेकिन वो विधि है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है। पहले भी किण्वन क्रिया के द्वारा शराब, बियर, सिरका, ब्रेड वगैरह आदि बनाते थे। आज से 10,000 वर्ष पहले 10,000 वर्ष पहले भी क्या होता, ये क्रिया की जाती थी। लेकिन उस समय की जो विधियां थी वो थोड़ी सी इतनी एक तरह से स्टैंडर्ड की नहीं थी जो वर्तमान में। आजकल जो विधियाँ है उनमें थोड़ा सा बदलाव करके उनको स्टैंडर्ड का कर दिया है और ये आज भी बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें जैव प्रौद्योगिकी की, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, ये जो शब्द जैव प्रौद्योगिकी है, शब्द जैव प्रौद्योगिकी एक हंगरी के कृषि अभियंता, एग्रीकल्चर इंजीनियर, कृषि अभियंता कार्ल एरेकी द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? कार्ल एरेकी द्वारा 1919 में दिया गया। 1919 में ये शब्द दिया गया। कौन सा? बायोटेक्नोलॉजी। अब इसकी हम परिभाषा की बात करें। हाँ जी, शब्द जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी जो उत्पत्ति है वो बायो प्लस टेक्नोलॉजी से हुई है। बायो प्लस टेक्नोलॉजी से हुई है। बायो का मतलब होता है सजीव और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक। बायो का मतलब होता है सजीव और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक। सामान्य अर्थ में कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा, किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों द्वारा मानव उपयोगी उत्पाद निर्माण की क्रिया, उत्पाद निर्माण की जो क्रिया है उसे ही हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा मानव उपयोगी उत्पाद बनाने की जो क्रिया है उसे ही हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। हाँ भाई, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB एक ये शॉर्ट रूप है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार
यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार सूक्ष्म जीवों, संवर्धित ऊतकों, कोशिकाओं, उनके अंगों की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी का समाकलित उपयोग ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। इसके अनुसार कि भाई जैव रसायन प्लस सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान प्लस अभियांत्रिकी प्लस अभियांत्रिकी, इन सब का जो सम्मिलित रूप है जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब हम इसके इतिहास की बात करें कि किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। तो देखिए 6000 ईसा पूर्व शराब बियर बनाने में किसका उपयोग होने लगा? शराब बियर बनाने में यीस्ट का उपयोग होने लगा। किसका उपयोग होने लगा भाई? यीस्ट का उपयोग होने लगा। कब? 6000 साल पहले। फिर 4000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, 6000 ईसा पूर्व यानी 6000 वर्ष पहले ईसा मसीह के जन्म से पहले ब्रेड व फलों के रस से, किससे? ब्रेड व फलों के रस से, ब्रेड व फलों के रस से किण्वन द्वारा अल्कोहल का उत्पादन होने लगा। सन 1150 में एथेनॉल का उत्पादन किया गया, यानी एथेनॉल बनाई गई। कब? सन 1150 के अंदर एथेनॉल बनाई गई। 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया भाई? कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने किसको खोजा? कोशिका को खोजा। ये जो रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका खोजी गई थी, ये कैसी थी? जीवित या मृत? मृत कोर्क कोशिका। कैसी थी? मृत कोर्क कोशिका। अगर आपसे पूछे जीवित कोर्क कोशिका किसने की खोजी, तो आप कहोगे ल्यूवेनहोक ने। हाँ भाई, अर्थात 1676 में किसने? ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका को खोजा। जीवित कोशिका को खोजा किसने? ल्यूवेनहोक ने। हाँ भाई, 1885 में ई कोलाई ये इस्चरेरिया कोलाई नामक जीवाणु है। ई कोलाई को खोजा गया। 1888 में वाल्डेयर द्वारा गुणसूत्र खोजे गए।
यानी गुणसूत्र की खोज की गई। 1897 में एडवर्ड बुकनर ने जाइमेज एंजाइम को खोजा। किसको? जाइमेज। 1897 में एडवर्ड बुकनर ने जाइमेज एंजाइम को खोजा। 1915 में F.W. वेंट के द्वारा बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी की खोज की गई। बैक्टीरियोफेज की खोज की गई। 1919 में कार्ल एरेकी ने बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया। कार्ल एरेकी ने बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसको खोजा भाई? पेनिसिलिन की खोज की। ये पहली एंटीबायोटिक औषधि थी। 1941 में जैक विलियमसन द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द दिया गया। 1941 में जैक विलियमसन द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द दिया गया। 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया गया। 1970 में स्मिथ केली विलकोक्स ने प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइमों की खोज की गई। 1972 में हरगोविंद खुराना ने कृत्रिम जीन का निर्माण किया गया। कृत्रिम जीन का निर्माण किया गया। 1973 में कोएम और बोयर ने रिकॉम्बिएट डीएनए का निर्माण किया। रिकॉम्बिएट डीएनए का निर्माण किया। 1981 में जीन संश्लेषण की पहली मशीन बनी। जीन संश्लेषण के लिए पहली मशीन बनाई गई। 1983 के अंदर कैरी मूलिस ने पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन
की खोज की गई, पीसीआर की खोज की गई। 1997 में इयान विल्मुट ने भेड़ का क्या बनाया, क्लोन बनाया, भेड़ का क्लोन बनाया। 2015 में ल्यूकेमिया के उपचार हेतु जीन थेरेपी आरंभ की गई। 2016 में जीका वायरस की वैक्सीन बनी और इसे चिकित्सकीय उपयोग के लिए मान्यता प्राप्त हुई। वर्तमान में भी बहुत से कार्य प्रगति पे है। आज पूरा विश्व है वो कोरोना वायरस की चपेट में है, तो आजकल कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसके ऊपर भी कार्य प्रगति पर है। अब हम टॉपिक लेते हैं जैव प्रौद्योगिकी की युक्तियां। जैव प्रौद्योगिकी की युक्तियां। जैव प्रौद्योगिकी की क्या क्या युक्तियां हैं उनके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। हाँ भाई, जैव प्रौद्योगिकी में कुछ युक्तियां हैं जो काम आती हैं, जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप ऊतक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर, पादप ऊतक संवर्धन। दूसरी आती है जंतु यानी एनिमल ऊतक संवर्धन, एनिमल टिश्यू कल्चर। तीसरी युक्ति आती है पादप आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी, पादप आनुवंशिक अभियांत्रिकी। ऐसे ही जंतु यानी एनिमल जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अलावा एक क्लोनी प्रतिरक्षा उत्पादन जिसको अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं, जो इजराइल ने अब कोरोना के लिए विकसित की है। अभी फिलहाल इसकी खोज हुई है। कोरोना के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इजराइल के द्वारा बनाई गई। एक क्लोनी प्रतिरक्षा एंटीबॉडी उत्पादन। पुनर्योगज डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। पुनर्योगज डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके अलावा एनिमल एम्ब्रियो ट्रांसफर, जंतुओं में भ्रूण स्थानांतरण यानी भ्रूण को बाहर बना करके किसी जंतु या एनिमल के यूट्रस में उसके स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके अलावा डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी ये जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी की युक्तियां हैं जिन पे जो बायोटेक्नोलॉजी है वो काम करती है। उपर्युक्त युक्तियों के अलावा भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत से क्षेत्रों के अंदर, इन क्षेत्रों में तो होता ही है बायोटेक्नोलॉजी का। इसके अलावा और भी
तकनीक और भी भाई तरीके हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। जैसे हम बात करें परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी, परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी, हाँ भाई, जैविक नियंत्रण तथा खाद्य पदार्थों के किण्वन से संबंधित जैव प्रौद्योगिकी को क्या कहते हैं? परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी। यानी जैविक नियंत्रण और खाद्य पदार्थों के किण्वन से संबंधित जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी को ही परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। दूसरी है आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी। आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे पुनर्योगज डीएनए, एक क्लोनी प्रतिरक्षा, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, यानी ये वाली आ जाएंगी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के निर्माण, रिकॉम्बिनेशन डीएनए का निर्माण, ये डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन सब का किसमें उपयोग होता है? आधुनिक या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसका उपयोग होता है। इस पार्ट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको जैव संवेदक बोलते हैं। जैव संवेदक, बायो सेंसर, बायो सेंसर जिसको कहा जाता है। हाँ भाई, जैव संवेदक एक प्रकार के जैविक पदार्थों का सम्मिश्र है। ये जैविक पदार्थों के सम्मिश्र हैं। इन जैविक पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं जो रासायनिक एवं ग्रहण संवेदनाओं को विद्युत संकेतों में बदलकर ट्रांसड्यूसर की सहायता से उनको बदल देते हैं। ट्रांसड्यूसर की सहायता से उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। किनमें? यानी ये जैविक पदार्थों के से मिलकर के बने होते हैं जो क्या करते हैं? रासायनिक एवं ग्रहण, रासायनिक केमिकल और ग्रहण, यानी जैसे सूंघने वाली जो होती हैं जिन्हें स्मेल आती है, उन संवेदनाओं को किस में बदल देते हैं? विद्युत संकेतों में बदल देते हैं। विद्युत संकेतों में, हाँ भाई, बायोसेंसर क्या हैं? जैविक पदार्थों से मिलकर बने हुए होते हैं जो क्या करते हैं? रासायनिक एवं ग्रहण संवेदनाओं को ट्रांसड्यूसर की सहायता से विद्युत संकेतों में बदल देते हैं। ट्रांसड्यूसर की सहायता से विद्युत संकेतों में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ब्लड ग्लूकोज बायोसेंसर आता है, इसको अपन रक्त शर्करा बायोसेंसर बोलते हैं। तो क्या होता है भाई, ब्लड को बायोसेंसर के संपर्क में आता है तो ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को वो बता देता है कि भाई ब्लड में कितना ग्लूकोज है। इसके अलावा व्यावसायिक बायोसेंसर, हाँ भाई, ये क्या करते हैं? ये ब्लड ग्लूकोज बायोसेंसर एक प्रकार का व्यावसायिक बायोसेंसर है। रक्त शर्करा बायोसेंसर एक प्रकार का व्यावसायिक बायोसेंसर है जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम द्वारा रक्त में ग्लूकोज का क्या कर देता है? अपघटन कर देता है। अब कुछ बायोसेंसरों के अपन उपयोग देखते हैं। जैसे मधुमेह रोगियों में ग्लूकोज स्तर की मॉनिटरिंग व अन्य चिकित्सकीय उपयोग में ये ग्लूकोज, जो ब्लड ग्लूकोज बायोसेंसर है, इसका उपयोग किया जाता है। यानी मधुमेह रोगियों के अंदर
रक्त में ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करता है, रक्त में ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करता है। इसके अलावा कुछ बायोसेंसर हैं जो पर्यावरण अर्थात वायु, जल, भूमि, इसके प्रदूषण की मॉनिटरिंग करते हैं। यानी पर्यावरण में क्या प्रदूषण चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग किनके द्वारा की जाती है? जो एनवायरमेंटल बायोसेंसर आते हैं उनके द्वारा की जाती है। कुछ वायु जनित जीवाणु जो वायु के द्वारा फैलते हैं उनको दूर से ही पहचान लेते हैं। यानी कुछ बीमारियां जो वायु के जनित होती हैं, वायु के द्वारा मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलती हैं, तो ये बायोसेंसर दूर से ही उनका पता लगा लेते हैं। इसके अलावा प्रोटीन इंजीनियरिंग में, प्रोटीन अभियांत्रिकी में भी बायोसेंसर काम में लिए जाते हैं। किसी रोग का पता लगाने में भी बायोसेंसर काम में लिए जाते हैं। जैव संवेदकों को कार्य और पद्धति के आधार पे कई तरह से बांट सकते हैं। यानी जो बायोसेंसर हैं वो कई तरह से अपन इनको बांट सकते हैं, जैसे ग्लूकोज बायोसेंसर, ओजोन बायोसेंसर। ग्लूकोज बायोसेंसर तो ये शर्करा का नियंत्रण कर रहा है, और ये ओजोन बायोसेंसर है वो ओजोन के बारे में बताएगा कि भाई ओजोन लेयर कितनी घट गई, बढ़ गई। डीएनए बायोसेंसर है, वो डीएनए के बारे में जानकारी देंगे। और बैक्टीरियल बायोसेंसर, वो बैक्टीरियाओं के बारे में जानकारी देते हैं। और एक मेटास्टेटिक कैंसर जो कोशिकाएं हैं उनको बताने वाले जो बायोसेंसर हैं उन्हें मेटास्टेटिक कैंसर सेल बायोसेंसर कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना जैव चिप्स या बायो चिप्स। जैविक चिप्स जिनको बायो चिप्स कहा जाता है। हाँ भाई, इनमें डीएनए चिप या डीएनए माइक्रो एरे कहते हैं। इनको डीएनए चिप या फिर डीएनए सूक्ष्म व्यू माइक्रो एरे कहते हैं। यानी जैविक चिपों को डीएनए चिप भी बोल देते हैं, या डीएनए माइक्रो एरे या डीएनए सूक्ष्म व्यू भी कहा जाता है। जो बायो चिप्स हैं एक प्रकार के सूक्ष्म डीएनए अणुओं का संग्रह। ये क्या है? सूक्ष्म डीएनए अणुओं का संग्रह होती हैं। जैविक चिप्स क्या है भाई? अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे सूक्ष्म डीएनए अणुओं का संग्रह जैविक चिप्स या बायो चिप्स कहलाती है। ये क्या करती हैं? जो ठोस सतह से जुड़ करके एक साथ एक ही समय पे अनेक जीनों की अभिव्यक्ति के बारे में मापन कर सकती हैं। ये क्या करेंगी? ये ठोस सतह से जुड़कर एक समय पर अनेक जीनों की जानकारी उपलब्ध कराती हैं। अगर आपसे पूछे जैविक चिप्स क्या हैं तो आप क्या कहोगे? जैविक चिप्स डीएनए चिप्स या डीएनए माइक्रो एरे कहलाती हैं। ये सूक्ष्म डीएनए
अणुओं का संग्रह है जो ठोस सतह से जुड़कर एक साथ एक समय पर अनेक जीनों की जानकारी उपलब्ध कराती हैं। हाँ भाई, बायोचिप्स 1991 में स्टीवन फोडोर द्वारा बनाई गई। कब बनाई गई है? 1991 में स्टीवन फोडोर के द्वारा बनाई गई। बायोचिप्स हैं ये सिलिका संयुग्मित क्वार्ट्ज सोडा ग्लास प्लास्टिक से मिलकर के बनी होती है, जिनका उपयोग रासायनिक संरचना एवं भौतिक गुणों के लिए या उनके अध्ययन के लिए किया जाता है। इस पाठ के अगले टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।